अवध का इतिहास। यह कहानी है अवध के नवाबों से उत्तर प्रदेश राज्य बनने तक का सफर। आज हम आपको इतिहास के एक ऐसे हिस्से की सैर कराएंगे जिसने भारत के लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक भविष्य को आकार दिया। यह कहानी है अवध की, जहां नवाबों की शानो शौकत थी, फिर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, 1857 की क्रांति लड़ी गई, स्वतंत्रता आंदोलन और सेनानियों का केंद्र बना और आखिरकार भारत को आजादी मिली। आइए जानते हैं इसको कुछ मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं। अवध पहले मुगलों के अधीन था, लेकिन जैसे जैसे मुगल सल्तनत कमजोर हुई, सूबेदारों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। इसी दौर में 1722 में सादत अली खान को अवध का नवाब बनाया गया और यहीं से अवध राज्य की नींव पड़ी। पहले राजधानी फैजाबाद थी, लेकिन बाद में असफ उद दौला ने इसे लखनऊ बना दिया। अवध शायरी, संगीत, कला और स्थापत्य का बड़ा केंद्र बना। लेकिन धीरे धीरे बंगाल पर नियंत्रण के बाद अंग्रेजों की नजर इस समृद्ध राज्य पर पड़ी। अब अंग्रेजों की दखलंदाजी बढ़ने लगी थी और अवध पर संकट के बादल मंडराने लगे। अवध की किस्मत 1764 में बदल गई, जब नवाब शुजा उद दौला ने बंगाल के मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा, लेकिन हार गए। 1765 की अलाहाबाद की संधि अंग्रेजों ने अवध को भारी जुर्माना भरने पर मजबूर किया और ब्रिटिशों के अधीन संरक्षण राज्य बन गया। अलाहाबाद की संधि वास्तव में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा शुरू किया गया पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस को ही लागू किया गया। इसके तहत अवध को अपनी कोई भी सेना नहीं रखना होगा। अवध की रक्षा का दायित्व अब ब्रिटिशों के पास रहेगा और ब्रिटिश अवध के खर्चे पर सेना रखेंगे। इस समय बंगाल को अफगानों और मराठों द्वारा आक्रमण का खतरा था, इसलिए अंग्रेज अवध को बंगाल की रक्षा के लिए एक बफर राज्य की तरह देख रहे थे। 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध के साथ सहायक संधि किया। यह वास्तव में पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का ही विस्तार था, जहां राज्य की स्थिति ब्रिटिश सरकार पर एक निर्भर राज्य के रूप में बदल देना था। इस नीति के तहत संधि मानने वाले राज्य को अपने क्षेत्र में स्थायी सेना रखना होगा और इसके भरण पोषण के लिए राज्य को खर्च देना होगा। राजा को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात करना होगा। भारतीय राजा किसी भी यूरोपीय को बिना कंपनी की अनुमति के रोजगार में नहीं रखेगा, न ही दूसरे राज्यों से कोई संधि करेगा। अवध के नवाब सादत अली खान को ब्रिटिश दबाव में यह संधि स्वीकार करनी पड़ी और नवाब को अपनी सेना भंग करनी पड़ी और ब्रिटिश सेना को अवध में रखने की अनुमति देनी पड़ी। अवध को बड़ी धनराशि ब्रिटिशों को चुकानी पड़ी। ब्रिटिशों ने अवध के कुछ क्षेत्रों रोहिलखंड, दोआब, गोरखपुर पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज सीधे राजस्व, व्यापार और प्रशासन पर नियंत्रण रखने लगे। नवाबों के पास सिर्फ नाम का राज बचा था, असली ताकत अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। 1856 में डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर अंग्रेजों ने अवध पर सीधा कब्जा कर लिया। नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता भेज दिया गया। इससे तलुकदार, सैनिक और आम जनता सब नाराज हो गए। लोगों में गुस्सा इतना बढ़ा कि अगले ही साल 1857 की क्रांति भड़क उठी। अब अवध अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़े विद्रोह का केंद्र बनने जा रहा था। अवध 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बना। इस विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया, जो नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कदर को अवध का शासक घोषित कर दिया। भारतीय सैनिकों ने लखनऊ की ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला कर दिया। अंग्रेजों ने महीनों की घेराबंदी के बाद सर ह्यूज रोज ने विद्रोह को कुचल दिया। हजारों लोगों को मार दिया गया या जेल में डाल दिया गया। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारत की आजादी की लड़ाई को और मजबूत कर दिया। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अवध को पूरी तरह से ब्रिटिश भारत में मिला दिया और इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध हब का हिस्सा बना दिया। ब्रिटिश प्रशासन और नीतियां अवध को ब्रिटिश युद्ध विभाग के अधीन कर दिया गया। जमींदारी प्रथा को बढ़ावा दिया गया, जिससे किसान अधिक शोषित हुए। न्यायिक और प्रशासनिक सुधार किए गए, लेकिन ये भारतीयों के पक्ष में नहीं थे। रेलवे और टेलीग्राफ नेटवर्क का विकास हुआ, जिससे ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत हुआ। अवध की पारंपरिक कला, संगीत
और संस्कृति कमजोर हो गई। ब्रिटिश नीतियों के कारण कृषि और व्यापार प्रभावित हुआ। लखनऊ एक ब्रिटिश प्रशासनिक केंद्र बन गया, लेकिन नवाबी शानो शौकत खत्म हो गई। किसानों और मजदूरों पर भारी कर लगाया गया, जिससे गरीबी बढ़ी। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों से स्वराज की मांग की। 1920 से 1942 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन में अवध के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब भारत आजादी के करीब था और अवध इसमें बड़ी भूमिका निभाने वाला था। 1947 में भारत आजाद हुआ और अवध को उत्तर प्रदेश राज्य में मिला दिया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी बना। अवध अपनी शायरी, संगीत, राजनीति और व्यंजनों जैसे बिरयानी और कबाब के लिए मशहूर बना रहा। आज भी अवध की संस्कृति और इतिहास भारत की पहचान का अहम हिस्सा है। तो दोस्तों, यह था औपनिवेशिक काल में अवध का पूरा सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं अगली बार। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। Crow IQIS